गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आज हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स का पार्ट। ठीक है, काइनेमेटिक्स अपने आप में फिजिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये मैकेनिक्स का पार्ट है। मैकेनिक्स के बेसिकली दो पार्ट होते हैं। सही मायने में अगर बात की जाए तो तीन पार्ट भी कह सकते हैं। मैकेनिक्स के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है काइनेमेटिक्स और एक होता है काइनेटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है जिसमें हम किसी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लेकर के बात करते हैं, मतलब रेस्ट वाली कंडीशन के लिए बात की जाती है, वो स्टैटिक होता है। ठीक है, और उस ब्रांच को हम कहते हैं स्टैटिक्स। काइनेमेटिक्स वो होता है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड बात करते हैं। काइनेटिक्स भी वो होता है जिसमें हम किसी भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के मोशन से रिलेटेड बात करते हैं। दोनों में अगर मोशन से रिलेटेड बात होनी है तो काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स में क्या डिफरेंस है? काइनेमेटिक्स में हम मोशन की बात करते हैं, रीजन ऑफ मोशन की बात नहीं करते हैं, मतलब उस फोर्स को कंसीडर नहीं करते हैं जिसकी वजह से मोशन हो रहा है काइनेमेटिक्स की अगर बात करें तो। और जब हम काइनेटिक्स की बात करते हैं तो हम रीजन ऑफ मोशन को जरूर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा सेगमेंट है, ये जो हमारा पार्ट है, ये है हमारा काइनेमेटिक्स वाला पार्ट। ठीक है, काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक कहानी है। बेसिक कहानी में है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आज का हमारा टारगेट इन चार चीजों को ही कवर करना है। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे, स्पीड और वेलोसिटी ये दोनों एक साथ कवर हो जाएंगे। उसके बाद में बात आएगी एक्सेलरेशन। ठीक है, तो आज हम जो कहानी स्टार्ट करेंगे वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी आपके सामने स्क्रीन पर है। सबसे पहले तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन समझ लेते हैं, जिससे दोनों के बीच में डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस की अगर बात करें तो डिस्टेंस की डेफिनेशन में किस तरीके से दूंगा, डिस्टेंस की डेफिनेशन में किस तरीके से दूंगा? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पाथ, दैट इज पाथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड व्हेन वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। अब ये मैंने सेंटेंस की रीडिंग लगा दी, इसमें कुछ बात तो मुझे समझ में आई होगी, कुछ बात मुझे समझ में नहीं आई होगी। तो पहले अपन डिस्टेंस का मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद में इसकी वापस से एक बार रीडिंग लगा करके देखेंगे। मान लो बेटा पार्टिकल की एक इनिशियल पोजीशन है ए, और यहां से मूव करके पार्टिकल एक फाइनल पोजीशन बी पर पहुंचा, तो इनिशियल पोजीशन से पार्टिकल फाइनल पोजीशन तक पहुंचा। अब उसने इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ लिया, सपोज ये वाला पाथ लिया, तो जो भी पाथ सेलेक्ट किया उस पाथ की जो लेंथ होती है उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, सो यहां से डिस्टेंस की मैं डेफिनेशन बता सकता हूं कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने के लिए जो भी पाथ सेलेक्ट किया जाता है उस पाथ की जो लेंथ होती है उस लेंथ को ही डिस्टेंस कहेंगे। सो अगर मैंने ए से बी तक पहुंचने के लिए ये वाला पाथ सेलेक्ट किया तो इस पाथ की जो लेंथ होगी उस लेंथ को हम डिस्टेंस कहेंगे। तो जब भी डिस्टेंस की बात होगी पाथ इज ऑलवेज कंसीडर्ड। ठीक है, इसका मतलब डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करती है। एक बार वापस से चेक करके देखता हूं, डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, ये डिस्टेंस की डेफिनेशन हो गई। जो भी पाथ है उस पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है उसको हम डिस्टेंस कहेंगे। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पाथ, मतलब ये एक पाथ की प्रॉपर्टी है। इन अदर वर्ड्स में ये कह सकता हूं कि डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करती है। आगे इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ कि पाथ इज ऑलवेज एसोसिएटेड व्हेन वी कंसीडर डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन। जब भी दो पोजीशन के बीच में डिस्टेंस की बात की जाएगी तो हमेशा पाथ को कंसीडर किया जाएगा कि कौन सा पाथ लिया। इस बात को मैं थोड़ा सा और एलाबोरेट कर देता हूं कि अगर ए से बी तक पहुंचने के लिए मैंने ये पाथ लिया तो ये जो लेंथ होगी ये डिस्टेंस के इक्वल होगी। अगर मैंने ए से बी तक के लिए ये वाला पाथ सेलेक्ट किया तो ये जो लेंथ होगी ये लेंथ डिस्टेंस के इक्वल होगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो पाथ पर डिपेंड करती है। ठीक है, अगले सेंटेंस पे बात करें, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हाइल मूविंग थ्रू पाथ 1 may or may not be equal to the distance between A and B while moving through path 2। यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया हुआ है, जैसे मैंने यहां पर ड्रॉ किया है कि A से B तक पहुंचने के लिए अगर मैंने ये वाला पाथ सेलेक्ट किया तो डिस्टेंस इस लेंथ के इक्वल हो गई।
और अगर मैंने ए से बी तक के लिए ये वाला पाथ सेलेक्ट किया तो ये जो लेंथ है ये डिस्टेंस के इक्वल हो गई। वही लाइन यहां पर लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हाइल मूविंग थ्रू पाथ 1 मे और मे नॉट बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी व्हाइल मूविंग थ्रू पाथ 2। पाथ 1 से जाते हैं डिस्टेंस, पाथ 2 से जाते हैं डिस्टेंस। हो सकता है दोनों लेंथ इक्वल हो सकता है दोनों लेंथ इक्वल ना हो। लेंथ अगर दोनों इक्वल होगी तो हम कहेंगे डिस्टेंस इक्वल है, लेंथ अगर इक्वल नहीं होगी तो डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ये हुई डिस्टेंस की बेसिक कहानी। 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं, सॉरी 2-3 पॉइंट और लिखे हुए हैं। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूं कि जब हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये बेसिक कहानी पढ़ रहे हैं तो इस टाइम तक हम स्केलर और वेक्टर के बारे में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार इंट्रोडक्शन में दे देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की बात होती है, डायरेक्शन इज नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ आर कंसीडर्ड। तो डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं होती, लेंथ की बात होती है, इसलिए डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, डायमेंशन की बात करें तो जब हम इस चैप्टर तक पहुंचते तो हम डायमेंशन भी पढ़ चुके होते हैं। MLT की फॉर्म में तो केवल लेंथ की बात होगी, तो मास नहीं होगा, टाइम नहीं होगा, केवल लेंथ की बात होगी तो L1 आ जाएगा, इसका डायमेंशन हो गया। यूनिट की अगर बात करें तो CGS MKS सिस्टम में बात करें तो CGS में इसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर और MKS में इसकी यूनिट होती है मीटर। ये बहुत बेसिक और बहुत जनरल चीज है। जब हम काइनेमेटिक्स को डिस्कस करने बैठते हैं तो उस टाइम तक हम ये यूनिट, डायमेंशन, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बेसिक डिस्कशन कर चुके होते हैं, ऐसा मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। किसी डिस्टेंस की कहानी तो आपने बता दी कि जो भी पाथ होगा उस पाथ की जो लेंथ होगी उसको हम डिस्टेंस कहते हैं। फिर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर है ना? कंफर्म कर लेंगे बीच बीच में। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक लाइन लिखी हुई है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, थोड़ा सा डिस्कशन पहले पोजीशन वेक्टर पर कर लेते हैं, फिर इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला एक वेक्टर। ठीक है, और पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कोऑर्डिनेट्स को यूज में लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारा पार्टिकल P पॉइंट पर, दिस इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब अगर मुझे पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करना है तो मुझे कोऑर्डिनेट्स की हेल्प चाहिए। कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही मैं पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करता हूं। तो मैंने मान लिया कि भाई ये ओरिजिन है और इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम पोजीशन लेते हैं। ओरिजिन बेसिकली हम डिसाइड ही इस वजह से करते हैं कि हम उसके रेस्पेक्ट में पोजीशन की बात कर सके। ठीक है, हमने एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस ले लिया, वाई एक्सिस ले लिया, जेड एक्सिस ले लिया, और सपोज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो इस पोजीशन के लिए मैंने कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड लिए। एक्स, वाई, जेड की कोऑर्डिनेट आ गई, यहां से मुझे पार्टिकल की पोजीशन पता लग गई। अब मैंने इस पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये एक वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो कभी भी मुझे पोजीशन वेक्टर अगर ड्रॉ करना होगा तो मैं ओरिजिन से पार्टिकल की पोजीशन तक चला जाऊंगा, वो जो वेक्टर ड्रॉ होगा दैट विल बी कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। इसको एक बहुत सिंपल वे में याद रखो, आपको जब भी पोजीशन वेक्टर चाहिए तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में आप पोजीशन वेक्टर की बात करोगे। जैसे आप यहां पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, जरूरी नहीं कि पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिया जाएगा। मैं आपसे ये कह सकता हूं कि यार यहां पर एक पॉइंट है, मुझे तो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर चाहिए, तो मैं जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा वो मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। तो यहां पर जैसे ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, अब अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो मैं इस रेफरेंस पॉइंट से पार्टिकल की पोजीशन तक जाऊंगा, ये जो वेक्टर बनेगा अब मैं इसको पोजीशन वेक्टर रहूंगा। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट। अगर मैंने इसके रेस्पेक्ट में बात की और मैंने ये वाला वेक्टर ड्रॉ किया है तो अब पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये वाला आया। अगर मुझे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में चाहिए तो मैं ये वाला वेक्टर ड्रॉ करूंगा। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो ये आएगा। तो एक बेसिक फंडा बना लो कि आपको जिस भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर बनाना है, मतलब जिस भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप पोजीशन चाहते हो, आप उस पॉइंट से पार्टिकल की पोजीशन तक सीधे चले जाओ और एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, एक एरो ड्रॉ कर दो। वो जो वेक्टर ड्रॉ करोगे वही उसका पोजीशन वेक्टर होगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की कहानी अगर मैं समझू तो जैसे यहां पर हमने ड्रॉ किया हुआ है
कि ये हमारे पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है और उसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z। मान लो हमारा पार्टिकल ए से मूव करके बी पर चला गया और उसके कोऑर्डिनेट्स बन गए x2 y2 और z। ठीक है, ये इनिशियल पोजीशन हो गई, ये फाइनल पोजीशन होगी। इनिशियल पोजीशन का वेक्टर अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लूंगा तो ये वाला बनेगा। फाइनल पोजीशन का वेक्टर अगर मैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लूंगा तो ये वाला वेक्टर बनेगा। ये हो गया इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये हो गया फाइनल पोजीशन वेक्टर। और इनिशियल पोजीशन से सीधा फाइनल पोजीशन पर चले जाओ, ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर इनिशियल पोजीशन वेक्टर, फाइनल पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाला फाइनल पोजीशन वेक्टर। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने पर जो वेक्टर बना दैट इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो अब अगर मैं इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करूं तो ये बहुत ध्यान से अगर मैं देखूं तो जैसे मैंने यहां पर पोजीशन वेक्टर की बात की थी कि ये पोजीशन वेक्टर है इस पोजीशन का इसके रेस्पेक्ट में, ये पोजीशन वेक्टर है इस पोजीशन का इसके रेस्पेक्ट में। इसी तरह से अगर मैं ए से बी ये जो वेक्टर ड्रॉ किया है इसको अगर मैं देखूं तो ये पोजीशन वेक्टर है फाइनल पोजीशन का इनिशियल पोजीशन के रेस्पेक्ट में। तो अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करना होगा तो मैं इनिशियल पोजीशन से सीधा फाइनल पोजीशन की तरफ जाऊंगा, वो जो वेक्टर ड्रॉ होगा दैट विल बी द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और वी कैन से दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। ठीक है, शायद यही लाइन यहां पर लिखी हुई हो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ इट्स फाइनल पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। तो इतना जो हमने डिस्कशन किया इसमें दो कंक्लूजन है, वो दो कंक्लूजन हमारे माइंड में क्लियर होने चाहिए कि पोजीशन वेक्टर किस तरह से बनाना है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस तरीके से बनाना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर के लिए डिसाइड कर लो कि किसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की बात करनी है। ठीक है, जिसके रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर की बात करोगे उससे पार्टिकल की पोजीशन तक सीधे चले जाओ, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर बात करनी है तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ चले जाओ, सीधा जो वेक्टर बनेगा दैट विल बी योर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। ठीक है, अब इन तीन वेक्टर्स को अगर मैं अलग से ड्रॉ करूं तो मुझे कुछ वेक्टर एडिशन की कहानी याद आ जाएगी कि एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया है जो आर ए वेक्टर है, एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया है जो आर बी वेक्टर है, और एक वेक्टर मैंने ये ड्रॉ किया है जो हमारा ए बी वेक्टर या कहूं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो ये एक ट्राइंगल बना और इस ट्राइंगल को देखकर ए से बी की तरफ ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। इस ट्राइंगल को देखता हूं तो वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लो याद आ जाता है कि ये दो वेक्टर तो एक सीक्वेंस में होगा और ये अपोजिट सीक्वेंस में हो गया। इसका मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इक्वल्स टू ये वेक्टर आएगा। तो आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर, आर ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर बी वेक्टर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर। ठीक है, सीधी सी बात ये होगी कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए तो मुझे फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करना है। ये मेरा फाइनल पोजीशन वेक्टर है, ये मेरा इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, इसमें से इसको माइनस कर दूंगा तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, यहां पर मैं लिख देता हूं ए बी वेक्टर इक्वल्स टू आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर। अब आर बी की बात करूंगा तो बी के लिए कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2 और z2, तो आर बी वेक्टर क्या लिखूंगा x2i y2j z2k। इसी तरह से आर ए वेक्टर की बात करूंगा तो उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और z1, ये सब वेक्टर वाली कहानी है। तो इसका वेक्टर अगर मैं लिखूंगा तो x1i y1j z1k। जब आर बी वेक्टर माइनस आर ए वेक्टर करूंगा तो x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j z2 माइनस z1 इंटू k। ठीक है, तो अगर मेरे पास में इनिशियल और फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हो तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालूंगा? फाइनल पोजीशन का x वाला कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का x वाला कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन का y वाला कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का y वाला कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन का z वाला कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पोजीशन का z वाला कोऑर्डिनेट, और उनके साथ में i j और k, यहां से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा। एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे इनिशियल पोजीशन है 1 2 3 और फाइनल पोजीशन होगी 4 5 6,
ऐसे मैंने एक एग्जांपल लिया। अब अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनाना है तो क्या बनेगा, ट्राई करके देखो। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्ट क्या लिखूंगा, x2 माइनस x1 करूंगा, मतलब 4 माइनस 1 करूंगा i, प्लस में y2 माइनस y1 करूंगा, मतलब 5 माइनस 2 इंटू j, प्लस में z2 माइनस z1 करूंगा, मतलब 6 माइनस 3 इंटू k। तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 3i प्लस 3j प्लस 3k, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा। कहानी समझ में आई है या नहीं आई है, यस और नो? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बना, इस तरह से बना। तो साथ ही साथ में अगर हम देखें तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन भी आ गई कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, तो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस होगा स्ट्रेट लाइन। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, दैट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एंड दैट मिनिमम डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की ये कहानी हमने डिस्कस कर ली। एक लाइन और लिखी हुई है, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी पॉइंट दैट इज डिपेंड्स ओनली ऑन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। डिस्टेंस में हमने बोला था कि जो डिस्टेंस है वो पाथ की लेंथ पर डिपेंड है, इसका मतलब पाथ पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना है। डिस्प्लेसमेंट में हमने कह रहे हैं कि इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करेगा कि डिस्प्लेसमेंट कितना है। जैसे ये इनिशियल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन है। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में ये बोला कि स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट है। अगर पार्टिकल इस पाथ से जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर पार्टिकल इस पाथ से जाएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर पार्टिकल इस पाथ से जाएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट इतना है, अगर पार्टिकल इस पाथ से जाएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट इतना है। अलग अलग पाथ में डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन फिक्स है तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स रहेगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट पाथ पर डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पाथ पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बेसिक कहानी और उनकी डेफिनेशन है। यहां तक बेटा किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं चेक कर लेता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? वेट कर रहा हूं आपके रेस्पॉन्स का। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो कहानी हमने डिस्कस की है वो क्लियर है या नहीं है? इसमें कोई डाउट है तो बोलना है। देखते हैं आज कितना कवर हो पाता है। टारगेट तो हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी सब लेकर के चले, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि हम डिस्कस करें तो शायद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही आज डिस्कस हो, कोई बात नहीं। प्रॉपर तरीके से चीज का डिस्कस होना बहुत जरूरी है, चीजों का समझ में आना बहुत जरूरी है। यहां तक क्लियर है बेटा सभी को? चलिए जी, वेरी गुड। अभी थोड़ी सी कहानी मेरे हिसाब से और बाकी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द रेट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि डिस्टेंस इज ए स्केलर, हम डिस्कस कर चुके हैं। व्हाइल डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर, हम डिस्कस कर चुके हैं। बोथ हैविंग सेम डायमेंशन सेम होगा। डिस्टेंस की अगर यूनिट की बात करूंगा इनके सिस्टम में तो मीटर आएगा, डिस्प्लेसमेंट की लिए बात करूंगा तो भी मीटर आएगा, तो दोनों की यूनिट सेम ही आनी है, इसलिए दोनों का डायमेंशन सेम आएगा, सेम ऐसा यूनिट मीटर। बात क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सेकंड पॉइंट है द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया था कि जो मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अगर चाहिए तो हम ये देख लेंगे मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस कितना है। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जितना होगा वही हमारे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आएगा। बिल्कुल सही बात है। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट, ये कहानी समझ में आती है। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में बोला है, कॉमन सेंस से बात करते हैं। हमने डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में बोला है दैट इज द मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस। मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल है जो मिनिमम है। तो जो मिनिमम डिस्टेंस है उसका नाम डिस्प्लेसमेंट है। इसका मतलब इसके अलावा जो भी डिस्टेंस होगा वो मिनिमम डिस्टेंस से तो ज्यादा ही होगा।
इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा मिलेगी या फिर डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के इक्वल मिलेगी। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही मिनिमम डिस्टेंस है। तो जो डिस्टेंस होगा वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मतलब मिनिमम डिस्टेंस होगा, या फिर डिस्टेंस वो मिनिमम डिस्टेंस से ज्यादा होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो सकता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता। इसीलिए रिलेशन लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर, सॉरी, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सी पॉइंट, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स displacement is single valued while distance depends on the actual path and so can have many values। अभी डिस्कस हमने किया भी था, वापस से वो एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स, ये दो पॉइंट फिक्स कर दिए, इन दो पॉइंट के बीच में अगर मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, इतना ही आएगा। लेकिन अलग अलग पाथ के लिए डिस्टेंस की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। जरा वापस से रीडिंग लगाते हैं, फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड, डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड है, डिस्प्लेसमेंट की एक ही वैल्यू आएगी, व्हाइल डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन एक्चुअल पाथ, और डिस्टेंस जो है पाथ पे डिपेंड कर रहा है, एंड सो कैन हैव मैनी वैल्यूज। तो डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, अलग अलग पाथ की लेंथ अलग अलग हो सकती है, तो डिस्टेंस की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, डी पॉइंट पर बात करते हैं, फॉर अ मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज। आप डिस्टेंस की डेफिनेशन को याद कर लो, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ पाथ। अब एक पार्टिकल अगर मूव करेगा, और डिस्टेंस के केस में हम डायरेक्शन को कंसीडर करेंगे नहीं, तो अगर एक पार्टिकल मूव करेगा तो उसका जो पाथ होगा, उस पाथ की लेंथ तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, इररेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन को हम कंसीडर करेंगे नहीं। तो अगर एक पार्टिकल मूविंग कंडीशन में होगा तो उसका जो डिस्टेंस है वो तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा ही होगा, क्योंकि पाथ की लेंथ तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होनी ही होनी है। इसलिए मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज with time while displacement can decrease। Decrease in displacement means body is moving towards the initial position। Let's take an example। एक एग्जांपल में दोनों बात कर लेते हैं। हमारा पार्टिकल ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, सपोज स्ट्रेट लाइन में ही गया, ए से बी की तरफ मूव कर रहा है, तो उसका डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है, पाथ की लेंथ इंक्रीज होती जा रही है। अब वो घूम करके वापस ए के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अपने इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस जा रहा है। इनिशियल पोजीशन की तरफ वापस जा रहा है तो उसका जो पाथ है, उस पाथ का लेंथ तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होते ही जाएगा, मतलब लेंथ तो ऐड होते ही जाएगा। इसका मतलब डिस्टेंस की वैल्यू तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती जाएगी, उसमें डायरेक्शन का तो कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा पार्टिकल जब यहां पर था तो उसका डिस्प्लेसमेंट इतना था। अब पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन की तरफ जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, अब पार्टिकल यहां पहुंचा तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया, पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो टाइम के साथ में डिक्रीज हो सकता है, और डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, व्हेन द पार्टिकल इज मूविंग टुवर्ड्स द इनिशियल पोजीशन। सो पार्टिकल अगर इनिशियल पोजीशन की तरफ मूव करेगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो सकता है। तो टाइम के साथ में डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। आफ्टर अ सर्टेन टाइम डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, लेकिन डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ में इंक्रीज करेगा अगर मूविंग पार्टिकल की बात हो रही है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कहता है, फॉर मूविंग पार्टिकल डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। डिस्टेंस तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, लेंथ है, लेंथ तो नेगेटिव होगा नहीं, तो डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। और डिक्रीज वो टाइम के साथ होगा नहीं, मतलब लेंथ तो इंक्रीज होता जाएगा, तो वो जीरो भी नहीं हो सकता और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो डिस्टेंस, मूविंग पार्टिकल का डिस्टेंस नेगेटिव भी नहीं आएगा और जीरो भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे मैंने अभी बात की थी कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्यों हो सकता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और वेक्टर के केस में हम ऐसा मान करके चलते हैं कि अगर इस डायरेक्शन में मैं वेक्टर को पॉजिटिव कहूंगा तो फिर मैं इस डायरेक्शन में वेक्टर को नेगेटिव कहूंगा। तो वेक्टर के केस में हम किसी एक डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव लेते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और अगर चलते चलते पार्टिकल इनिशियल पोजीशन पर वापस आ गया तो उसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, सेम हो जाएगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ब्रैकेट में लिखा हुआ है जीरो डिस्प्लेसमेंट मींस
that body after motion has come back to initial position. So distance is always greater than 0. It means it is always positive, it cannot be negative. Displacement की बात करें, greater than, equal और less than. 0 से ज्यादा मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है, equal to 0 भी हो सकता है, और less than 0 मतलब नेगेटिव भी हो सकता है. तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगा, 0 नहीं होगा. मूविंग पार्टिकल की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. मतलब डिस्प्लेसमेंट के केस में ये सारी कहानी पॉसिबल है. ठीक है. इन जनरल, ये लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा क्लियर करता हूं. इन जनरल मैग्नीट्यूड of displacement is not equal to distance in general. इन जनरल अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के इक्वल नहीं होता, क्योंकि जनरली पार्टिकल कर्व पाथ में, स्ट्रेट लाइन पाथ में अगर पार्टिकल मूव करेगा इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होंगे. तो इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस. हाउएवर इट कैन बी सो इफ द मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन. हमारा पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में अगर कंटिन्यूअसली चलता जाए तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल आएंगे. एक स्ट्रेट लाइन में बिना डायरेक्शन चेंज किए चलता रहेगा तो दोनों इक्वल आ सकते हैं. ठीक है. ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कहानी, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए. 2 पेज हमने डिस्कस किए हैं. इन 2 पेजेस में कहीं भी कोई भी डाउट अगर है तो मुझे आपका रेस्पॉन्स चाहिए बेटा, जो भी आपका रेस्पॉन्स है. और मुझे लगता है कि हम आज इतना ही डिस्कस कर पाएंगे. पहले मुझे यहां तक एक बार कंफर्मेशन चाहिए. कोई डाउट तो नहीं है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी हमने डिस्कस की है. कोई डाउट है तो मेरे को फटाफट से बताओ यार. ऑडियो और वीडियो तो क्लियर है? नो डाउट, नो डाउट, क्लियर है सर जी? नो डाउट सर, वेरी गुड. तो यहां तक की कहानी क्लियर होगी अपनी. वेरी गुड. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो विद योर काइंड परमिशन आज अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर ही अपनी डिस्कशन को क्लोज कर दे. मतलब आज का डिस्कशन यहां तक रख ले, चलेगा? टारगेट तो अपन ने लिया था कि स्पीड और वेलोसिटी की बात करेंगे, लेकिन अगर उसको कवर करेंगे तो फिर थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और फास्ट अपन नहीं चलेंगे, एक एक चीज को समझ करके चलेंगे. ये बेसिक कहानी अगर अपने काम आ गई तो आगे तक के चैप्टर में अपने काम आएंगी ये चीजें. तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, इनमें ग्राफ वगैरह भी आएंगे, एरिया की बात होगी, स्लोप की बात होगी, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात होगी. तो ये जो पूरा सेगमेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है बेटा. तो इस पूरे सेगमेंट को बहुत अच्छे तरीके से जम करके समझना है, जम करके डिस्कस करना है. कोई भी डाउट किसी भी तरह का नहीं होना चाहिए. छोटे से छोटा डाउट हो, जरा सी भी प्रॉब्लम हो, तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में डालो. ठीक है. बट ये जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर एकदम क्रिस्टल क्लियर चाहिए मुझे, क्योंकि ये चैप्टर अगर क्लियर हुआ तो तुमको आगे के चैप्टर्स में बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है. तो आज हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात की. नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे. कोई भी तुम्हारा फ्रेंड है जो लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहता है और ये सारी चीजें समझना चाहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है, तो उसको भी रिकमेंड कर सकते हो. लिंक में शेयर करता हूं, आप अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हो. कोई भी बच्चा जो सिंसियरली चीजों को पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है और फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहता है, ऐसे किसी भी स्टूडेंट को आप लिंक शेयर कर दो. वो चाहे तो लाइव क्लासेस रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन कर सकता है. बाकी लाइव क्लास में जो भी हमारा डिस्कस होगा वो बाय डिफॉल्ट अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड हो ही जाएगा. मुझे नहीं पता कि तुम में से कितने लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन ये कंडीशन है कि तुमको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और अपने फ्रेंड से कह करके सब्सक्राइब भी कराना है. हाँ, अगर तुमको लेक्चर समझ में आता है, पसंद आता है और तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं और तुमको किसी भी तरह से हेल्प मिल रही है तो ही ये काम करना. ठीक है. लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना और करवाना भी. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, एक बार इसका रिकैप देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर उसके बाद में स्पीड और वेलोसिटी पर बात करेंगे. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, गुड नाइट, बाय.